नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथी तेंद्र। मौजूदा समय में 3 देशों के साथ चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर के जहां भारत एक तरफ सीमाओं पर डटा हुआ है, तो वहीं इन सबके बीच थल सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने जानकारी दी है कि सीमाओं पर हालात काबू में हैं और चीन के साथ की गतिरोध कम हो रहा है। और उधर नेपाल के विषय में सेना प्रमुख का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले कुछ समय से पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ा है, जिसमें चीन के साथ एलएसी पर, नेपाल के साथ लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर और पाकिस्तान से पीओके को लेकर विवाद जारी है। लेकिन इन सब के बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं और चीन भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर की बातचीत हो रही है। बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. दरअसल शुक्रवार को गलवान क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मिलिट्री अफसरों के बीच बातचीत हुई थी। मेजर जनरल लेवल स्तर की इस बातचीत में गलवान क्षेत्र में तनाव को कम करने पर चर्चा हुई। उधर शुक्रवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सीमा पर हालात का संपूर्ण जायजा लिया था। बता दें कि इससे पहले भी भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर पर बैठक हो चुकी है। इस वार्ता की शुरुआत 6 जून को हुई थी, जब दोनों देशों के कॉर्प्स कमांडर मिले थे। भारत की ओर से इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह ने किया था, जबकि चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन बातचीत में शामिल हुए। इस वार्ता के बाद गलवान क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी। नेपाल से हमारे मजबूत संबंध। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के साथ जारी विवाद पर बोलते हुए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि नेपाल के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं। उनके साथ हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं। यही नहीं, दोनों देशों के लोगों के बीच भी दोस्ताना रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल से पहले भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. गौरतलब है कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ मौजूदा समय में भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। जहां पाकिस्तान रोजाना सीमा पार से घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा हुआ है, तो वहीं चीन भी समय समय पर है। लेकिन एक बात नेपाल को समझ लेनी चाहिए कि जो देश हांगकांग और तिब्बत का नहीं हुआ, तो वो नेपाल का भला कैसे हो जाएगा। भारत ने जहां नेपाल को छोटे भाई की तरह रखा है, तो चीन से उसे सिर्फ सौतेला प्यार ही मिल सकता है। और ये बात आने वाले दिनों में नेपाल को खुद ब खुद महसूस हो जाएगी कि चीन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज हजारों की संख्या में राजधानी में कोरोना मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं और वहीं कोरोना संकट की गंभीरता को समझते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार शाम को 5 बजे एक और बैठक बुलाई है। कोरोना के वर्तमान हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ये दूसरी बैठक होगी और इस बैठक में दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के हालातों पर हुई शाह केजरीवाल में चर्चा। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। दरअसल दिल्ली में यूं तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से उसे केंद्र के साथ तालमेल करना पड़ता है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में भी केंद्र सरकार का काफी दखल है और दिल्ली में कई अस्पताल केंद्र के अधीन आते हैं। साथ ही दिल्ली में कानून व्यवस्था लागू करवाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों चिंतित हैं। दिल्ली में कितने मामले? दरअसल देश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 37,000 के करीब पहुंच चुका है, जबकि वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या भी 1,200 के पार पहुंच चुकी है। और अगर यही हाल रहा तो दिल्ली को दूसरा वुहान बनने में देर नहीं लगेगी। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ENB न्यूज़। आर्थिक संकट से जूझने के बाद देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई ताकि पटरी से उतर चुकी गाड़ी वापस पटरी पर लौट सके। लेकिन पंजाब में बाहरी राज्यों से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ रुख कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना संकट में पूरा देश जहां इस समय अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। फिर से बंद होंगे पंजाब के बॉर्डर। वहीं इस दौरान जहां एक बार फिर से पंजाब के बॉर्डर सील किए जाएंगे, तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटर स्टेट बस सर्विस बंद कर दी गई। फ्लाइट, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अब घर में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। बीते दिनों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के जो मामले आए, वह दरअसल ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। शाम 5 बजे बंद होंगी दुकानें।
वहीं इसके अलावा राज्य में दुकानें जो शाम 7 बजे बंद होती थी वो शनिवार को शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्तरां और शराब की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी और रात 9 बजे तक आवाजाही जारी रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। इसके बाद पंजाब में छुट्टी और वीकेंड के दौरान सभी नागरिकों को पंजाब सरकार के COVA ऐप से ई पास डाउनलोड करके ही मूवमेंट करनी होगी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की परमिशन होगी। पंजाब सरकार ने मांगी एक्सपर्ट से राय। दरअसल अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कोरोना को लेकर बनाई गई मंत्रियों की समूह कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आने वाले दिनों में पंजाब में कोरोना के बढ़ रहे मामलों की आशंका के मद्देनजर सख्त फैसले लेने के लिए तमाम एक्सपर्ट से राय मांगी थी। इसमें विशेष ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मानते हैं कि दिल्ली में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसका असर पंजाब में पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से रोजाना औसतन 500 से 800 वाहन पंजाब में आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार ये विचार कर रही है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से पंजाब में आ रहे लोगों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए। हालांकि इसे लेकर अंतिम फैसला पंजाब पुलिस, हेल्थ विभाग और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही लिया जाएगा। पीएम करेंगे फिर से मुख्यमंत्रियों से बात। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो कि 16 जून और 17 जून को होगी। दोनों दिन पीएम मोदी के राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 बजे से शुरू होगी और इस दौरान बैठक में देखने वाली बात होगी कि सीएम अमरिंदर सिंह लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर क्या विचार पेश करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए क्या बोलती दुनिया में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
भारत के विरोध के बावजूद नेपाल में नए विवादित नक्शे को नेपाली संसद में मंजूरी मिल गई है। इस नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है, जिसके बाद अब दोनों देशों में आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे ने नेपाल के साथ अच्छे संबंधों की बात भी कही थी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का ये संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। 18 मई को जारी किया था नया नक्शा। दरअसल नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया था। इस कदम से भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ गया है। नेपाली पीएम ने लगाए भारत पर आरोप। वहीं इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 11 जून को नेपाल की कैबिनेट ने 9 लोगों की एक कमेटी का गठन किया था। सांसद ने किया था विरोध। हालांकि इस बिल के खिलाफ नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी विरोध दर्ज करा चुकी हैं। उन्होंने संशोधन बिल को वापस लेने और पुराने नक्शे को बहाल करने की मांग की थी। सरिता गिरी ने पहले वाले नक्शे को बहाल करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे स्पीकर अग्नि प्रसाद सबकोटा ने अनुच्छेद 112 के तहत संशोधन को अस्वीकार कर दिया। अनुच्छेद 112 स्पीकर को संशोधन को अस्वीकार करने की शक्ति देता है। बाद में सांसद सरिता गिरी के घर पर भी हमला हुआ। उनके घर पर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई। जनता ने किया नक्शे का विरोध। वहीं सांसद सरिता गिरी के साथ ही नेपाल की जनता ने भी भारत की मित्रता के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर देश के नेताओं को नक्शा वापस लेने की मांग की। हालांकि नेपाली सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल नेपाली संसद में बिल पास होने से पहले जनता नेपाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी और नए नक्शे की वापसी की मांग करते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया। नेपाल के पास नहीं कोई प्रमाण। हालांकि जिस जमीन पर नेपाल इतने दिनों से दावा कर रहा है और भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उस जमीन पर अपने अधिकार का नेपाल के पास कोई प्रमाण ही नहीं है। एक दावे के तहत यह सब चीन का किया धरा है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब नेपाल दौरे पर गए थे तब से नेपाल के तेवर बदले हुए हैं और वो बिना किसी प्रमाण भारत के हिस्सों को अपना बता रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में नेपाल को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये शायद नेपाल को अभी तक पता ही नहीं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के जन्मदिन पर इंदौर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सत्ता के नशे में चूर नेता कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए।
कोरोना संकट के बीच सियासी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से सामने आया, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में खूब भीड़ जुटी और बीजेपी नेताओं ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। राशन वितरण के आयोजन में जनता भीषण गर्मी में बेकाबू हो गई और अनाज के लिए जमकर छीना झपटी की। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और उनके समर्थकों ने अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के कमला नेहरू कॉलोनी में किया था। खास बात तो ये रही कि इसी कॉलोनी में 3 कोरोना हॉटस्पॉट जोन भी हैं। उधर जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। इसके बाद मल्हारगंज पुलिस ने पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि 12 जून यानी शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था और इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी कड़ी में इंदौर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जनता भीषण गर्मी में बेकाबू हो गई और अनाज के लिए जमकर छीना झपटी की। वहीं इस दौरान खास बात तो ये रही कि जिस कॉलोनी में ये कार्यक्रम रखा गया था वहां कोरोना के 3 हॉटस्पॉट जोन हैं। हालांकि बाद में सुदर्शन गुप्ता इस मामले में सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न वितरण का आयोजन किया था, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए पहले से ही कार्यकर्ताओं ने तैयारी की हुई थी। 4-4 फीट के गोले घेरे बनाकर उनमें परिवार के एक सदस्यों को बिठाया गया था। एक परिवार को बुलवाकर राशन किट दी जा रही थी। टोकन वितरण किया था, उसके अनुसार ही राशन बांटा जा रहा था। लेकिन जिनके पास टोकन नहीं था वो बीच में आए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। हालांकि इसे नियंत्रित कर लिया गया था। हम इस बारे में खेद व्यक्त करते हैं, भविष्य में ऐसा न हो ये सुनिश्चित करते हैं। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने खाद्यान्न सामग्री का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहां पर उसमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। 4-4 फुट की दूरी पे गोल घेरे बनाए गए थे और नागरिकों को टोकन वितरण किया गया था और टोकन वितरण के अनुसार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। बीच में कुछ नागरिक जिनके पास टोकन नहीं थे वो बीच में आए, उसके कारण अव्यवस्था हुई थी, जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने नियंत्रित कर लिया। कार्यक्रम समाप्ति के बाद हमें चला गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया। फिर भी थोड़ी देर के लिए जो अव्यवस्था हुई उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। भविष्य में यह परिस्थिति वापस न हो उसको हम सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मौके पर बुलाने और सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग की है। इस मौके पर एसडीएम उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वे डटे रहे। कार्यक्रम में उमड़ी थी हजारों की भीड़। गौरतलब है कि तोमर के जन्मदिन के मौके पर सुदर्शन गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने कमला नेहरू कॉलोनी के खुले मैदान में शुक्रवार को 2000 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार्यक्रम में कुछ देर तक तो व्यवस्थित तरीके से राशन बंटता रहा, लेकिन बाद में जरूरतमंदों के सब्र का बांध टूट गया और वो राशन के लिए टूट पड़े। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई करता है या फिर उन्हें सरकार में होने का लाभ मिलता है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां आज भी लोग प्यास से
तिलमिला रही हैं। यहाँ 1 दशक से भी ज्यादा समय से ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी पानी की बजाय सिर्फ उन्हें आश्वासन ही देते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश में इस समय पारा 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है और ऐसे भीषण गर्मी में लोगों का गला बार बार सूख रहा है। प्यास से इंसान तो क्या, जानवर भी बेहाल है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पिछले कई सालों से लोगों को पर्याप्त पानी ही नहीं मुहैया हो पा रहा। दरअसल मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा के रामपुर कलां क्षेत्र में भीषण पेयजल का संकट पिछले कई सालों से है। सालों से हालात ऐसे हैं कि पंचायत के 12 गांव में लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोग या तो बाहर से पानी मंगवाते हैं या फिर ग्रामीणों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। 10 से भी अधिक सालों से चली आ रही ये समस्या अब धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। लेकिन ना तो प्रशासन इनकी कोई सुनवाई करता है और ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में इस भीषण गर्मी में ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल रामपुर कलां पंचायत के 12 गांव में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ भूजल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि बोर और हैंडपंप फेल हो चुके हैं। 1-2 बोर चल रहे हैं और ग्रामीण वहां से पानी खरीद कर पी रहे हैं। और तो और जब गांव में बिजली चली जाती है तो ग्रामीण इस पानी से भी जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो उन्हें इस भीषण गर्मी में पानी के बिना कई दिनों तक नहाए धोए बिना रहना पड़ता है और वो इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी किसी ने सुध नहीं ली है। पानी में तो बहुत समस्या खराब है। क्या है? पानी की इतनी समस्या है कि नहाने धोने को भी नहीं। पानी पीने को बाहर से मंगाते हैं, जो बोतल आती है 20 रुपए की। अब ये बिगड़ धुए खड़े हुए, गुजारा तो इधर उधर से लाते हैं। उन्हें रिंगा से अगर लाइट चली जाती है तो रिंगा भी बंद हो जाते हैं। पानी रिंगा इधर से धाकड़ों के बहुत दूर तक है, सब पूरे गांव में ही है। समस्या पानी की सर बहुत ज्यादा समस्या है। जब लाइट नहीं आई तो बच्चे भी प्यासे मरते हैं। न जाने ये टैंकों से पानी मंगवाते हैं, बहुत दूर से पानी आता है टैंकों से नहाने धोने के लिए। औरत भी और इंसान भी बहुत प्यासे मर रहे हैं, मवेशी भी प्यासी मर रही है। रामपुर काफी जिला 12 पंचायत में पानी नहीं है सर। 12 पंचायत में जो जी आप लोग ये धाकड़ का है, बोर है, उसमें से पानी हर जनता पी रही है। रामपुर कला की जनता वहीं से पानी पी रही है। कितने रुपए में पानी मिलता है यहाँ से 300 रुपये में महीने लेते। कोई सहयोग नहीं करी। सरपंच भी ऐसे ही है, ऐसे सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं सर। कोई नहीं सुन रहे हैं सर। क्या विधायक जी आते हैं आपके यहाँ? कभी आते हैं, देख के चले जाते हैं। आप सुनवाई करेंगे आज तक। पूरे गांव को दे रहे हैं भैया, प्यासे मर रहे हैं और पानी नहीं है। फसल में सूख रहा है, फसल सूख गई है। आप हम खुद नहीं लगवाया है। हाँ, पैसा भी लेते हैं, 250 रुपया लेते। पानी नहीं है, ये डैम बनवाया है, वो डैम में पानी नहीं आया है। और जो धन्ना धरा है तो धन्ना वाले सुनते नहीं है किसी की और प्यासे मर रहे हैं। क्या यहाँ के लोग सुनते ही नहीं है, बिना कहते हैं पानी आ जाएगा पानी। और पशु प्यासे मर रहे हैं जैसे, और नहावे धोवे ना बच्चा बच्ची बाहर जाते नहीं है, छोटे बच्चा बच्ची हैं और जैसे खड़े हैं। वहीं जब इसे लेकर हमने जिला प्रशासन से बात की तो उन्होंने माना कि क्षेत्र में पानी की समस्या है और इसे लेकर 4 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। जब इसे मंजूरी मिलेगी तो गांव में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन तब तक ग्रामीणों को टैंकरों के जरिए पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रामपुर कला क्षेत्र में पानी की दिक्कत रहती है। इसके लिए ऑलरेडी परियोजना बना के शासन स्तर पे भेजी गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 4 करोड़ की परियोजना गई है। उसका सैंक्शन मिलने पर वहाँ पे जो है पेयजल समस्या का निदान हो पाएगा। और तात्कालिक व्यवस्था के रूप में तो अभी वही है कि टैंकर के माध्यम से ही पेयजल सप्लाई रहेगा। नहीं, आपने ज़रूर बताया है, ये इस साल की नई समस्या नहीं है, ये विगत कई वर्षों से चल रहा है। और मेरे समझ से ये परेशानी जो है 10 से 15 साल पुरानी है। तब से लेके हर बार ही इस टाइप की समस्या आती है। इसका परमानेंट ही सोल्यूशन हो पाएगा, जिसके लिए प्रोजेक्ट बना के शासन को भेजा गया है और उम्मीद है कि बहुत शीघ्र जो है वो प्रोजेक्ट। तो सुना आपने, भले ही कलेक्टर साहिबा का ये कहना है कि जब प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी तो ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। अब अगर उनसे ये पूछें कि पिछले 10 सालों से जब इलाके में ये समस्या है तो इतने सालों से ग्रामीणों की किसी ने सुध क्यों नहीं ली,
ये एक बड़ा सवाल है। मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट, ANB न्यूज। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।